ओके सो रिसेंट में एक मूवी रिलीज हुई है। इसका नेम है द लिटिल थिंग्स। ये आती है क्राइम एंड ड्रामा के कैटेगरी में। बेसिकली चोर पुलिस चल रहा है, बट इस मूवी की एंडिंग जो है वो काफ़ी हटके है। और इसकी मेन कास्ट में 3 एक्टर्स और तीनों ऑस्कर विनर्स हैं, जिसमें वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर रैमी मैलेक भी है, मिस्टर रोबोट वाला। सो मैं आज इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले उस रेड बटन का कलर चेंज कर दो। कर दिया? चल झुट्टा। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी सेट है 1990s में। और स्टार्ट में सबसे पहले हम एक लड़की दिखाते हैं जो रात में अपनी कार में गाने सुनते सुनते कहीं जा रही होती है। बट फिर इसको ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। सो ये थोड़ा डर जाती है और एक्चुअली में कोई इसका पीछा कर रहा होता है। सो एक जगह गाड़ी रोक के हेल्प मांगने लगती है, बट वहाँ कोई होता ही नहीं और इसका स्टॉकर भी यहाँ आ जाता है। सो ये भागती है, बट लकली रोड में इसको एक ट्रक मिल जाता है। सो ये बच जाती है। इवन इन फॉरेन वुमेन्स आर नॉट सेफ। नाउ अब हमें 2 कॉप्स दिखाए जाते हैं, डिटेक्टिव्स। फर्स्ट वन, इसका नेम होता है जो डेकन, बट इसको सब डीक बुलाते हैं। ये एक सीनियर कॉप होता है, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट मिस्टीरियसली 15 साल से इसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ होता। खैर, सेकंड वन, इसका नेम होता है जिम बैक्स्टर। ये नया अंडे से निकला होता है, मतलब न्यू डिटेक्टिव बना होता है। हालांकि इसके काम की भी तारीफ होती है। और ये दोनों डिटेक्टिव स्टार्ट में आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बट फिर ये मिलते हैं, आपस में ब्रेकफास्ट करते हैं और इनमें स्टार्ट हो जाता है कंपटीशन कि कौन अच्छा डिटेक्टिव है। और फिर इनको एक केस मिलता है जिसमें एक लड़की का बहुत बुरी तरह मर्डर किया होता है किसी ने। और मूवी एक्चुअली इसी पॉइंट से थोड़ी सीरियस मोड पे चली जाती है, क्योंकि शहर में कोई क्रिमिनल ऐसे ही लड़कियों का मर्डर्स कर रहा होता है और इन दोनों डिटेक्टिव्स को उसका पता लगाना होता है। तो सबसे पहले डीक थोड़ा दिमाग लगाता है। उस लड़की की बॉडी का मर्डर करने के बाद वो मर्डरर उसके कपड़े उतार के, मतलब उसको नेकेड करके, उसको घसीट के उसी रूम में एक दूसरी जगह रख देता है। और घर की एक विंडो के सामने दूसरी बिल्डिंग की विंडो होती है और वहां से उस लड़की की बॉडी को साफ देख सकते होते हैं। तो डीक समझ जाता है कि एक्चुअली बॉडी को उस पोजीशन में और उस प्लेस में इसलिए रखा गया है ताकि बगल की बिल्डिंग से बैठ के उसको देखा जा सके, मतलब कोई उसको वहां से बैठकर देख रहा था। क्रीपी एंड डिस्गस्टिंग एट द सेम टाइम। खैर, ये दोनों डिटेक्टिव उस बिल्डिंग वाले बंदे का पता लगा लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। बट उसके हिसाब से और उसको देख के भी ऐसा लग रहा होता है कि इससे ना हो पाएगा, ये मर्डर नहीं कर पाएगा और कोई प्रूफ भी नहीं होता उसके खिलाफ। बट नेक्स्ट डे वो शख्स इतना डर जाता है पुलिस के चक्कर में कि वो सुसाइड कर लेता है। सो मेन किलर यहाँ पर कोई और है। और एक्चुअली डीक इस केस में इतना इन्वेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि पास्ट में इसको ऐसा सिमिलर केस मिला था 5 साल पहले, जिसका अभी तो कोई सस्पेक्ट नहीं मिला था। और डीक का कुछ इमोशनल पास्ट भी होता है इस केस से। एक्चुअली मूवी में लास्ट में दिखाते हैं, बट मैं अभी बता देता हूँ। उस 5 साल पहले वाले केस में ये ऐसा सिमिलर केस था। 2 लड़कियों का मर्डर करके उनकी बॉडी को नेकेड करके एक पत्थर पे पोस्ट बना के रख दिया गया था। और डीक उस क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज आती है और डीक किलर समझ के उसको शूट कर देता है। बट एक्चुअली में वो थर्ड विक्टिम थी जो किसी तरह बच गई थी, लेकिन डीक उसको गलती से डायरेक्ट चेस्ट पे शूट कर देता है। सो वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। सो एक तरीके से डीक भी एक मर्डरर हुआ। इसने एक मासूम की जान ले ली। बट इसके सीनियर्स और इसके साथ ही सब इसका साथ देते हैं इस केस को छुपाने के लिए, ताकि कॉप्स की वर्दी पे कोई आंच ना आ पाए। ये सब उस डीक की गोली से मरी हुई लड़की को उन बाकी 2 लड़कियों के साथ जोड़ देते हैं कि वहाँ 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था। और इसीलिए मूवी में डीक के बॉस इससे थोड़ा अलग वे में बात करते हैं और इसको प्रमोशन भी नहीं मिलता। और सेम डीक की बहन भी जो एक डॉक्टर थी, इसने भी डीक को बचाने में हेल्प करी थी। ये भी डीक को उस लड़की के मर्डर के लिए याद दिलाती रहती है कि ऐसी गलती फिर कभी ना करना। बट डीक के साथ कुछ अलग चल रहा होता है पर्सनली। एक्चुअली में इसको काफी बुरा लगता है इस गलती को लेके कि इसने उस मासूम लड़की की जान ले ली। सो ये कभी उस लड़की को भूल नहीं पाता। इवन रात में उन सभी लड़कियों को अपने सामने भी देखता है एज अ घोस्ट। और इसीलिए डीक बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है उस मर्डरर को ढूंढने के लिए जो इन सब लड़कियों को मार रहा होता है, ताकि डीक को अंदर से शांति मिल सके। इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई होती है, इसका डिवोर्स हो गया होता है, इसको हार्ट अटैक्स आ चुके होते हैं और सब उस मिस्टेक, उस मर्डर की वजह से हुआ था। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब डीक और बैक्स्टर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बैक्स्टर फैमिली डिनर पे भी डीक को बुलाता है और फिर डीक अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक बंदे को पकड़ता है। इसका नेम होता है स्पार्मा। डीक इसको पूरे दिन स्टॉक करता है, बट स्पार्मा थोड़ा स्मार्ट होता है। ये डीक को भी सी बना देता है और इसी बात से डीक को इस पे शक हो जाता है। और फिर ये बैक्स्टर को भी इसके बारे में बताता है। और एक्चुअली इलीगली इनको अलाउ नहीं होता बिना वारंट के ऐसा करना, बट स्टिल ये स्पार्मा को पकड़ के इंटेरोगेशन रूम में ले आते हैं, क्योंकि इन दोनों को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यही मर्डरर है। और स्पार्मा को कोई भी देख के बोल सकता था कि हाँ, जेल में डालो साले को। इसकी पर्सनैलिटी, इसका एटीट्यूड इतना बुरा होता है कि इसको देख के लगता ही नहीं कि इसको इस रूम में इंटेरोगेट किया जा रहा है।
और ये सबका मजाक उड़ा रहा होता है यहाँ। इवन उन लड़कियों का भी जिनका मर्डर्स हुआ होता है, उनकी फोटोज देख के उनका मजाक उड़ा रहा होता है। और इसीलिए डीक का बीपी हाई हो जाता है और इसे मारने के लिए भी आता है, बट नॉट अलाउड। एक भी सॉलिड प्रूफ नहीं होता है इसके खिलाफ, सो ये लोग टच नहीं कर सकते उसे। और ये बात स्पार्मा भी जानता था, इसीलिए मजे ले रहा होता था। और वो मूवी के स्टार्ट वाली लड़की याद होगी आपको, उसने इसका पीछा कर रहे आदमी का हल्का सा फेस देख लिया था, तो वो भी स्पार्मा की फोटो देख के बोलती है कि शायद ये वही है, बट शायद यहाँ नहीं चलने वाला। इनके पास जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा, सॉलिड प्रूफ, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और डेक्स्टर पर अब ऊपर से भी ऑर्डर आने लगते हैं कि उस मर्डर को जल्दी पकड़ो। और यहाँ एक बात पता चलती है कि 8 साल पहले उस स्पार्मा ने एक मर्डर के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद एक भी सबूत नहीं मिला था स्पार्मा के खिलाफ। मतलब ये बंदा एक अलग लेवल का नशा करता है। इसने मर्डर किया भी नहीं था, बट स्टिल अपने आप को मर्डरर बोल रहा था। खैर, अब डीक का कहना होता है कि अगर उसको सिर्फ 5 मिनट स्पार्मा के घर के अंदर मिल जाए तो ये कोई ना कोई सबूत ढूंढ लेगा। सो ये दोनों प्लान बनाते हैं और स्पार्मा को बेवकूफ बना के डीक उसके घर के अंदर चला जाता है, छानबीन करने लगता है। सो इसको मर्डर से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन कुछ वियर्ड चीजें मिलती हैं। लाइक स्पार्मा के पास पुलिस रेडियो होता है कि कौन सा क्राइम कहाँ हुआ, और इसके पास क्राइम्स की कटिंग्स भी होती हैं, पेपर कटिंग्स, जो इसने छुपा के रखी होती हैं। बट स्पार्मा यहाँ आके इन दोनों को आउटस्मार्ट कर देता है। ये अपने ही घर में पुलिस बुला लेता है, जिससे इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है, कॉज इट्स इलीगल। सो स्पार्मा फिर बच जाता है। और अब न्यू मिसिंग केस आता है डेक्स्टर के पास, जिसमें एक लेडी मिसिंग होती है। सो उसके पेरेंट्स मिसिंग फाइल कराने आए होते हैं। सो डेक्स्टर को इसमें भी लगता है कि इस मर्डर में उस मर्डरर का, इसकी नज़र से स्पार्मा का भी हाथ है। सो डेक्स्टर और डीक अब 24 आवर्स स्पार्मा के घर के बाहर इस पे नजर रखे रहते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर स्पार्मा मौका देख के जब डीक कॉफी लेने गया होता है, सो ये डेक्स्टर के पास जाता है, उसको डराता है और उससे बोलता है कि अगर तुमको प्रूफ चाहिए कि मैं ही किलर हूँ तो कार में आके बैठो और मेरे साथ चलो। और डेक्स्टर, जो अब ये भी काफी डेस्परेट हो गया था डीक की बदौलत, सो ये मान जाता है, उसके साथ कार में बैठ के निकल जाता है। और डीक इनको देख लेता है, सो ये भी इनका पीछा करने लगता है। नाउ अब स्पार्मा डेक्स्टर को लेके काफी दूर किसी एक जगह लाता है और जमीन में गड्ढा खोदने के लिए बोलने लगता है। और इसका कहना होता है कि इसने अपने रिसेंट विक्टिम की बॉडी को यहीं दफनाया है। सो गड्ढा खोदो, लाश निकालो और मुझे जेल में डाल दो, ऐसा स्पार्मा का कहना था। और इस टाइम डीक रास्ता भटक गया था और धीरे धीरे यहाँ आ रहा होता है, क्योंकि इसकी गाड़ी स्लो थी इसलिए, और पुलिस कभी टाइम पे आती भी नहीं, जानते ही हूँ। खैर, यहाँ पर स्पार्मा डेक्स्टर के मजे ले रहा होता है। एक्चुअली ये डेक्स्टर से एक गड्ढा खुदवाता है, बट उसमें कोई डेड बॉडी नहीं निकलती। देन बोलता है सॉरी, कोई और जगह होगी। फिर दूसरी जगह खुदवाता है और वहाँ भी बॉडी नहीं मिलती। यही करता रहता है और डेक्स्टर का गुस्सा अब सीमा पार हो गया होता है, बट स्टिल ये गड्ढा खोदता रहता है प्रूफ के लिए। और स्पार्मा यहाँ बोलता है कि इसने आज तक किसी जिंदा इंसान को नहीं मारा। मतलब ये साफ बोल रहा होता है कि ये सिर्फ मजे ले रहा है, इसने मर्डर किया ही नहीं है। और इस डेक्स्टर की फैमिली के बारे में बोल देता है कि तुम उन मरी हुई लड़की को नहीं बचा पाए तो अपनी खुद की बीवी और बेटियों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। और ये सुनते ही डेक्स्टर उसी शवल से स्पार्मा के हेड में मार देता है, जिससे ऑन द स्पॉट स्पार्मा वहीं मर जाता है। और फिर ये क्या कर दिया मैंने मोमेंट बन जाता है डेक्स्टर के लिए। और अब जाके डीक यहाँ पहुंचता है, पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती, और अब डीक के लिए ये क्या कर दिया तूने मोमेंट बन जाता है। लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर, ये डेक्स्टर की हेल्प करता है। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो ये सेम वही सिचुएशन होती है जो पहले डीक के साथ हुई थी 5 साल पहले। इसने भी गलती से किसी का मर्डर कर दिया था और फिर उस मर्डर को छुपाने के लिए सबने इसकी हेल्प करी थी। तो यहाँ पर भी सेम डेक्स्टर ने मर्डर कर दिया होता है भावनाओं में बह के, और डीक को ये सारा रायता समेटना पड़ता है। लेकिन ये सब हैंडल कर लेता है। ये स्पार्मा की डेड बॉडी को वहीं गाड़ देता है, उसकी कार को बेच देता है। और यहाँ ये डेक्स्टर से बोलता भी है कि अब सब सेट है, कुछ दिन की छुट्टी लेके अपनी नॉर्मल लाइफ जियो और कभी भी गलती से भी स्पार्मा के बारे में मत सोचना, वरना उसका घोस्ट आके तुम्हें हॉन्ट करने लगेगा। ये एक्चुअली इससे अपने ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। और फिर डेक्स्टर डीक के कहने पे चलता है और शांति से अपनी लाइफ जीने लगता है। और डीक सबूत मिटा रहा होता है और ये डेक्स्टर के घर एक पार्सल भेजता है जिसमें एक रेड बैरेट होता है। ये एक्चुअली उस मिसिंग लड़की के पेरेंट्स ने बताया था कि इनकी बेटी हमेशा एक रेड बैरेट पहनी रहती थी। सो ये देख डेक्स्टर खुश हो जाता है कि स्पार्मा ही किलर था और डीक को ये बैरेट उसके घर से ही मिला होगा, मतलब वही किलर है, हेंस प्रूव्ड। बट जब डीक को दिखाते हैं तो उसके पास रेड बैरेट्स का एक न्यू पैकेट होता है। मतलब इसने सिर्फ डेक्स्टर को तसल्ली देने के लिए ऐसा किया होता है। एक्चुअली में इसके पास कोई सबूत नहीं होता स्पार्मा के घर से कि वही किलर है। सो यहाँ आती है मूवी की एंडिंग और एक ही क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या सच में स्पार्मा ही मर्डरर था जो लड़कियों को मार रहा था। क्योंकि लास्ट तक डेक्स्टर अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि उसने जिसका मर्डर किया वो बैड गाय था।
वो मर्डरर था, बट क्या वो सच में था? तो इसका आंसर एक्चुअली डायरेक्टर ने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि जैसा समझना है समझ लो। बट मैं अपने थॉट्स बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से स्पार्मा मर्डरर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं थे। इवन उसने अपने मुंह से बोला होता है 2 बार कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन व्यूअर्स और डिटेक्टिव्स उसको किलर समझ रहे होते हैं सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी और वियर्डनेस को लेके। वो ऐसा बंदा था जो परमानेंट सोचता था किसी का मर्डर करने का, लेकिन कभी कर नहीं पाता था। उसके पास इविल पर्सनैलिटी थी, पुलिस रेडियो था, क्राइम से रिलेटेड सारी चीजें थी उसके पास, बट कोई सबूत ही नहीं था उसके खिलाफ। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और कोई सबूत छोड़ता ही ना हो, बट ये आपके ऊपर ही है। सो क्वेश्चन यहाँ यही आता है कि आखिर मर्डरर है कौन? तो ये मूवी में बताया ही नहीं गया। वाह डायरेक्टर साहब, मतलब रियल किलर अभी भी बाहर कहीं घूम रहा है, सस्पेंस में ही मरो सब। सो इस मूवी का टाइटल द लिटिल थिंग्स क्यों रखा गया? सो पहले तो मूवी में डायलॉग बार बार यूज किया गया है, इट्स अ लिटिल थिंग्स दैट गेट यू कॉट, एंड साथ में लिटिल थिंग्स ही हैं जो स्पार्मा को मर्डरर बताती हैं, लाइक उसकी पर्सनैलिटी, बट एक्चुअली में ही वॉज इनोसेंट। और इस मूवी में अगर ध्यान से देखो तो जो गुड गाय हैं वही एंड में बैड गाय बन जाते हैं, क्योंकि इस मूवी में रियल मर्डरर वही होते हैं। इन्हीं ने इनोसेंट्स को मारा होता है, बाय मिस्टेक ही सही, लेकिन मर्डर तो मर्डर होता है एंड स्टिल ये आजाद घूम रहे होते हैं। और एक्चुअली में मेरे हिसाब से मूवी का मेन विलन जो है वो होता है डीक। ये इतना डेस्परेट था उस मर्डरर को पकड़ने के लिए कि इसने 2 लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी होती है। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के ये स्पार्मा के पीछे पड़ जाता है और सबका एंड बहुत खराब हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, ये यहीं एंड होती है। लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।